चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? अल्टरनेटिव बता दिया था। उसमें जो भी आपका डाउट है वो देख लीजिएगा। आज हम लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके हम एकदम लास्ट पोर्शन पे है। इससे पहले क्या क्या टॉपिक पढ़े, जल्दी से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? फ्लक्स पढ़ा सबसे पहले, फिर लॉज ऑफ ईएमआई पढ़ा, जिसके अंदर फैराडेज लॉ, लेंज लॉ पढ़ा, या फिर फैराडेज के भी दो लॉ पढ़े। फिर हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ, फिर उसी में एनर्जी कंसिडरेशन, एक बीच में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने उसके बाद पढ़ा लेंज लॉ भी पढ़ा। लेंज लॉ के अंदर डायरेक्शन वगैरह निकालना सीखा था। फिर वो तो ठीक है, लॉरेंज अप्रोच से पोलैरिटी निकालना सीखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लास्ट एडी करंट पढ़ा था। ठीक है ना, ये सब चीजें पढ़ ली थी हमने लास्ट में। अब हम आखिरी दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मतलब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सेल्फ इंडक्टेंस। हेडिंग डालो बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस। इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन, हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बच्चों, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? लिखो, इट इज अ फेनोमेना ऑफ, इट इज अ फेनोमेना ऑफ, इट इज अ फेनोमेना ऑफ induction of, it is a phenomena of induction of current, it is a phenomena of induction of current slash emf, slash emf, current slash emf into the self coil, into the self coil, self coil, emf into the self coil, into the self coil by a, by a time varying, by a time varying current, by a time varying current, by a time varying current. It is a phenomena of induction of current into the self coil, self coil by a time varying current. ठीक है ना? अब देखो इधर, इसको समझ लो एक बार। यहाँ सब कुछ सेल्फ सेल्फ है। देखो इधर ध्यान से बच्चों, जैसे मान लो एक सोलेनॉइड ले लेते, एक सोलेनॉइड है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर करंट जा रहा है और ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। पहले एक बार बताओ, ये करंट जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? डायरेक्शन क्या बनेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन क्लॉक रूल से हम बता सकते हैं। क्लॉक रूल पता है ना सबको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, लेकिन फील्ड लाइंस अगर बनी हो तो भी बता सकते हैं। इधर नॉर्थ आएगा, इधर क्या आएगा? साउथ आएगा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब यहाँ पे एक बात समझो बेटा, कि अगर मैं करंट को वेरी करता हूं तो क्या ये जो बी बन रहा है ये चेंज होगा? बी का फॉर्मूला क्या? बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट बदल रहा हूं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो चेंज होगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। तो अगर आई चेंज हो रहा है तो बी तो पक्का चेंज। तो बच्चों अगर ये बी चेंज होगा, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये बी आया कहां से। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि ये बी आया कहां से। पहले समझ लो, आराम से लिखना, घबराओ मत, टाइम दे। पहले ये समझ लो कि बी आया कहां से। तो बच्चों बी आया अपने ही करंट के कारण, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसके कारण को हम लोग भूल जाते हैं। तो फैराडे का लॉ कहता है कि अगर बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से पास होता है तो उसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। तो ये करंट बदलने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है और एक कॉइल से पास भी कर रहा है, यानी एक कॉइल से बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। तो फैराडे ने क्या बोला था? ईएमएफ आएगा। तो यहां भी ईएमएफ आएगा, तो यहां भी ईएमएफ आएगा। तो बच्चों ईएमएफ कैसे आएगा? तो इधर प्लस हो जाएगा या इधर माइनस। अब एक बार देखो, ये जो ईएमएफ हुआ, इंड्यूस हुआ, ये किस फेनोमेना के कारण हुआ? सेल्फ इंडक्शन के कारण। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? कि अपना ही करंट था, उसने अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया और अपना ही मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण अपने ही अंदर एक ईएमएफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना? अपने करंट के कारण। ये मैग्नेटिक फील्ड बदल क्यों रहा है? क्योंकि अपना करंट बदल रहा है। तो बदलता हुआ करंट जब एक कॉइल से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कॉइल से। तो इसके कारण लेंज फैराडे का लॉ लग के एक ईएमएफ आ जाता है। और लेंज का लॉ कहता है कि वो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? अगर करंट इंक्रीजिंग होगा
तो प्लस इधर रहेगा, तो करंट को डिक्रीज कराएगा। और अगर करंट डिक्रीजिंग होगा तो प्लस उधर रहेगा, तो करंट को इंक्रीज करेगा। लेंज लॉ कहता है कि वो अपोजिट उसका नेचर होगा। तो बच्चों ये फिनोमेना क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन। अपने ही अंदर करंट, अपने ही अंदर ईएमएफ, अपने ही कॉइल के कारण, अपने ही सब कुछ यहाँ अपना अपना है। समझ आ रहा है नहीं? करंट अपना था, मैग्नेटिक फील्ड अपना बना, और उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो उसको बस एक ड्राइंग अब बनाना है तो बना लो। तो इसके अंदर एक और डेफिनेशन हम लोग फिर लिखेंगे। क्या हुआ कार्तिक, पैर क्यों हिला रहे हो तुम? समझ में आई तुमको बात? जल्दी बना लो। ठीक है बच्चों, एक फिनोमेना होता है सेल्फ इंडक्टेंस, इसी के अंदर लिखना सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इसको एल से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन उसके अंदर इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इसी के अंदर है ये, देखो, इट इज द फ्लक्स लिंक, लिंक it is the flux link per unit current, per unit current into the self coil. It is the flux link per unit current into the self coil. It is the flux link per unit current into the self coil. ठीक है ना? It is the flux link per unit current into the self coil. तो बच्चों ये डिफाइन होता है L इक्वल टू फाई बाई आई। क्या डिफाइन होता है? L इक्वल टू फाई बाई आई। ठीक है ना? और ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। बच्चों इसका जो यूनिट होता है एल का, ये यूनिट होता है इसका हेनरी। इसका यूनिट होता है हेनरी। इसको एच से डिनोट करते हैं। इसको एच से डिनोट करते। एल का यूनिट क्या होता है? हेनरी। एच का यूनिट, एल का यूनिट होता है हेनरी। हेनरी को और क्या लिख सकते हैं? वेबर पर एम्पियर। फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? वेबर पर एम्पियर। तो ये हेनरी, एक हेनरी का मतलब एक वेबर फ्लक्स एक एम्पियर करंट से जुड़ा है। एक वेबर, कभी एक हेनरी बता डिफाइन करना हो तो फ्लक्स की वैल्यू जब 1 हो, करंट की वैल्यू जब 1 हो, उस समय जो इंडक्टेंस बनेगा वो 1 हेनरी बनेगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वेबर पर यूनिट करंट इज। ठीक है, जो हेनरी बड़ी यूनिट होती है तो जनरली जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो मिली हेनरी आएगा इस तरह से, क्योंकि हेनरी एक बड़ी यूनिट है। अब बच्चों अगर यहां से आपको एल की वैल्यू निकालनी है, जैसे अब हम सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया। अब सुनो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 बेसिक एलिमेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बोलते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस को रखे वो रेजिस्टर, जो कैपेसिटेंस को रखे वो कैपेसिटर, और जो इंडक्टेंस को रखे वो इंडक्टर। हमारे घर के 90% लोड में इंडक्टर होता है। जहां भी क्वाइलिंग है, जहां भी क्वाइल बनाएगा वो सब क्या है? इंडक्टर है। तो हमारे घर का 90% लोड इंडक्टर होता है। इसीलिए कोई भी हमारे घर का डिवाइस, उसका इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे तुम करंट दोगे, ईएमएफ लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे, वो खुद अपना वोल्टेज बना लेगा जो तुम्हारे ही वोल्टेज को अपोज करे। ठीक है ना? तो पूरे वोल्टेज का, पूरे करंट का कभी इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इनका इफिशियंसी 100%। समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों याद रखो, जो जो रेस्पेक्ट रेजिस्टेंस को मिलता है, जो रेस्पेक्ट कैपेसिटेंस को मिलता है, वही रेस्पेक्ट इंडक्टेंस को मिलना चाहिए। और इंडक्टेंस को तो ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के 90% डिवाइसेस में इंडक्टेंस होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए ओम, फराडे और हेनरी 3 यूनिट। ओम किसका? रेजिस्टेंस का। फराडे किसका? कैपेसिटेंस का।
इंडक्टेंस से क्या हो गया, हेनरी। समझ रहे हैं बच्चों ना। और जो डिवाइस जो इसको रखता है, जैसे इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड इंडक्टर इज द डिवाइस, जैसे रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज द डिवाइस, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटर इज द डिवाइस। समझ में आ रहा ना। उसी तरह इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड इंडक्टर इज द डिवाइस। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, केमिस्ट्री भी है। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों अगर आपको इंडक्टेंस दिया तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए। फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एल इंटू आई। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप याद रखिए। फाई बराबर क्या होगा, एल आई। फाई बराबर एल आई, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप याद रखिए। ठीक है बच्चों। बेटा फाई द फ्लक्स, किसका फ्लक्स, किसका फ्लक्स, अपना फ्लक्स, अपनी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स हुआ। आई किसका, अपना। हाँ फाई फ्लक्स है, पिछले डायग्राम को देखो बेटा। फाई फ्लक्स, फाई का फॉर्मूला पढ़ा ना, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो बी ये वाला, ए इस कॉइल का, और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स इसका। आई किसका, ये वाला, अपना ही करंट अपना ही फ्लक्स। ठीक है ना। तो फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई, ठीक है ना। बच्चों इसी में अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी के अंदर, तो कैसे निकालेंगे। तो ई इंड्यूस इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी। ई इंड्यूस इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो बेटा फाई को क्या लिख सकता हूं, फाई ओ मत लिखो, अभी फाई को क्या पढ़े हो, एल आई। तो इसको क्या लिख सकता हूं, फाई, फाई को डी इंटू एल आई अपॉन। तो बच्चों यहां से एल को बाहर ले लो तो कितना फॉर्मूला देगा, माइनस एल डी आई बाई, यहां से ई इंड्यूस का फॉर्मूला हो गया माइनस एल डी आई बाई, माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस माइनस बता रहा है कि करंट अगर बढ़ेगा तो डी आई बाई डी टी प्लस होगा, तो ईएमएफ उसको अपोज करेगा। डी आई बाई डी टी बता रहा है, अगर करंट घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस बता रहा है कि अपोजिशन है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, क्लियर। ठीक है बच्चों, अब एक बात याद रखो, जो रेस्पेक्ट v इक्वल टू आई आर को मिलती है, जो रेस्पेक्ट v इक्वल टू क्यू बाई सी को मिलती है, वही रेस्पेक्ट v बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी को चाहिए। सेम रेस्पेक्ट, तीनों बेसिक एलिमेंट कहे जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपने करंट में पढ़ लिया, ये कैपेसिटर में पढ़ लिया, ये आपने यहाँ पर, तीनों इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तीनों इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट में पढ़ रहे तो ये मत समझना कि बेकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो न्यूमेरिकल में बोले कि 2 सेकंड में करंट बढ़ के 1 से 3 हो जा रहा है, तुम अब बता रहे कि इंड्यूस ईएमएफ बताओ, तब तुम फ्लक्स वक्स मत सोचने लग जाना। अगर एल दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा। अरे इंड्यूस ईएमएफ का 2 फॉर्मूला है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर तुम्हें करंट बढ़ता घटता दिख रहा है, उसके अंदर टाइम वगैरह है और साथ में इंडक्टेंस है, तो सीधे दिमाग लगाना कि इंडक्टेंस में ये वाला फॉर्मूला होता है इंड्यूस ईएमएफ का। फ्लक्स पूछ दे और एल दे दे तो एनबीए मत लगाने लग जाना, डायरेक्ट फाई बराबर एल आई, एल दिया है डायरेक्ट आई में मल्टीप्लाई करो, फ्लक्स आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फाई बराबर एल आई। बच्चों ये हो गया थियरी। अब हम इस, जैसे रेजिस्टेंस का आपने डेरिवेशन किया था कि नहीं, रेजिस्टेंस का आपने डेरिवेशन किया था कितना, मतलब यार समझे थे ना, रेजिस्टेंस को फर्दर तोड़ के कि रो एल अपॉन ए होता है। कैपेसिटेंस को भी समझे थे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। उसी तरह से इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला बना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना रो एल बाई ए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को देखो मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन से बाहर लिया है, मतलब वो कांस्टेंट है, एक बार डिवाइस बन गया उसके लिए।
तो हम वो एल का फॉर्मूला, अब वो डिराइवेशन एग्जाम में है। अभी जो पढ़ा है इन पे न्यूमेरिकल आएगा, और अब जो पढ़ा रहा हूं वो डिराइवेशन आएगा, ठीक है ना। तो अब इसी के अंदर है बच्चों सब कुछ। देखो, डिराइवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डिराइवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड या कॉइल के लिए भी निकाल सकते हो बच्चों, बस बात ध्यान देना। देखो यहां से ट्रिक पकड़ना है, नहीं तो धोखा होगा एग्जाम में, बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा। ट्रिक यहां से पकड़ना, डिराइवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड। बच्चों देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इन रिजल्ट में पहले बता दे रहा हूँ, फिर मैं आगे दूंगा। बच्चों मुझे पता है कि एल क्या होता है, पाई बाई आई होता है ना। तो मैं पाई लिखने की कोशिश करूं और लास्ट में उसको आई से डिवाइड करूं, जो आएगा वही इंडक्टेंस। पहले फाई लिखने का कोशिश करूंगा और उसको आई से डिवाइड, यही करना है आपको, ये बात याद रखो बस। ये फाई लिखना है, अब बस दिमाग में याद रखो, डिराइव करना है, फाई लिखना है। तो फाई किसका लिखना है, तो वो बना देते हैं सोलेनॉइड का। इस सोलेनॉइड का फाई लिखना है, इसका हमें फाई लिखना है। अब कैसे लिखें फाई, अब फाई आपको पुराने फॉर्मूले से लिखना है, एन बी ए कॉस ओमेगा कॉस थीटा से लिखना है। बच्चों इसमें करंट जा रहा है आई, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स लिख लेते हैं। मान लो इसका लेंथ है एल, लेंथ कितना है इसका। बच्चों इस वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है म्यू नॉट एन आई, उसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न होगा। अगर मुझे 5 मीटर में कितना टर्न होगा निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक आम का दाम पता हो, 5 आम का दाम पता करना है, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एन बताता है कि यूनिट लेंथ लोगे उस इंडक्टर का तो उसमें कितना टर्न आएगा। तो मान लो अभी लेंथ एल है, बच्चों सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ फाई का, फाई का फॉर्मूला लगा रहा हूँ एन बी ए कॉस थीटा। बच्चों बी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा है, एन को भी ला दिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। एक कॉइल का बी ए कॉस थीटा है तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन कॉइल का आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले एन के बारे में सोचो, नंबर ऑफ टर्न कैसे, आराम से देख लो फिर लिखना, लिखने को मत कंसंट्रेट, ये आखिरी टॉपिक है, टाइम ही बचेगा अपने पास। एन को कैसे लिखते सोचो। तो बच्चों इसका स्मॉल एन हमें गिवन है, तो एन को मैं ऐसे लिख दूं, स्मॉल एन इंटू एल, चलेगा, नंबर ऑफ टर्न चलेगा ना। हाँ बोलो बेटा, स्मॉल एन फॉर्मूले में क्या होता है, ये स्मॉल एन होता है टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है बेटा। तो अगर टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ है तो ये है क्या, इसको फील करो, ये एक चीज है कि यूनिट लेंथ में कितना टर्न। भाई ये क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बता रहा है कि एक यूनिट लेंथ लोगे या 1 मीटर लोगे तो उसमें कितना टर्न आएगा। तो अगर मैं 3 मीटर लेता हूं तो कितना टर्न आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बेटा मैं बोलता हूँ 1 मीटर में 10 टर्न, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब मैं बोलता हूँ 3 मीटर में कितना टर्न होगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू 10 30 टर्न आ जाएगा। तो बेटा वही क्या है, अगर एन दिया है मतलब यूनिट लेंथ में कितना टर्न, तो बेटा इस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ कितना है एल, तो इसमें कितना टर्न आएगा एन इंटू एल। अच्छा फिर बी बेटा, तो बी का फॉर्मूला हमको पता है सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, समझा ना। अब इसका एरिया है तो एरिया यही रहने देते हैं या पाई आर स्क्वायर ले लो, मर्जी आपकी, तो एरिया ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया कौन सा है, ये वाला, वो तो इधर से देखोगे तो सर्कल ही तो दिखेगा नहीं, ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया। और कॉस जीरो ले लो, मैं जानबूझ बेटा क्योंकि मेरे पास चॉइस है, मैं इधर वाले को भी प्लस एरिया वेक्टर ले सकता हूँ, उधर वाले को भी, तो जानबूझ के मैंने ऐसा कर लिया कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ वाले एरिया वेक्टर को ही मैंने क्या मान लिया पॉजिटिव, यानी इसी एरिया वेक्टर को मैंने क्या मान लिया पॉजिटिव। अब बोलोगे सर इधर ही क्यों माने, उल्टा भी मान सकते हो, बिना मतलब का रिजल्ट नेगेटिव आएगा बस, बाकी वैल्यू साइन नेगेटिव आएगा इसलिए बस प्लस ले लिया। लेकिन बोले कि सर माइनस में तो कोई दिक्कत है, लो 180 लो कोई दिक्कत, वो तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम बाद में, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया, तो फाई का वैल्यू कितना आएगा। अब देखो जो जो चीज कॉमन ले सकते हो, एन स्क्वायर बाहर कर दूं, 2 बार आया, एन स्क्वायर बाहर कर दूं, फिर बच्चों म्यू नॉट बाहर कर दूं, पहले म्यू नॉट ही बाहर कर लेंगे, पहले म्यू नॉट बाहर कर दूं, म्यू नॉट बाहर कर दिया, एन स्क्वायर बाहर कर दिया, अब बच गया क्या, एल एन पाई आर स्क्वायर, एल इंटू पाई आर स्क्वायर।
बच गया ना बच्चों, आई भी लास्ट में क्या बचा, आई लास्ट में क्या बचा, आई। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये एल इंटू पाई आर स्क्वायर ये वॉल्यूम है क्या, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है क्या। अरे फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर है, एल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना। तो बच्चों अब देखो मुझे क्या चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव बाई आई इज इक्वल्स टू, आई को इधर भेज दो, आई को इधर भेज दो, कितना आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। और बच्चों क्या यही एल है क्या, क्या यही एल है क्या, एल है क्या है, अभी बताया था ना शुरू में, पाई अपॉन आई क्या होता है, एल। डिराइवेशन खत्म। क्या बेटा, वी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। ये छोटा डिराइवेशन बहुत आसान है, लेकिन नंबर इसमें मिलेगा आपको। जल्दी करो कार्तिक, फटाफट नोट करो बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए किया था बस, उधर का नोट कर लो। बेटा कॉस जीरो क्योंकि एरिया वेक्टर उधर ले लिया जिधर बी था। अरे क्रिस समझ में, अभी जो पढ़ रहे हो उसको पूरा संभाल लो, तुम लोग छोड़ते चले जाते हो आगे, फिर बैकलॉग करोगे तो समझ में आएगा। रिवीजन घर पे किया करो, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो किसी को पूछ लो, डाउट हो इसमें, डाउट है कोई बेटा। कॉस जीरो क्यों हो जाता है, देखो बेटा एक बात, अगर कोई एरिया वेक्टर होता है, जैसे एरिया, एरिया पहले तो समझो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या है, जैसे अगर मैं स्क्वायर बनाऊं यहाँ पे, तो इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है साइड का स्क्वायर, अगर ये ए साइड है तो मैग्नीट्यूड इसका एरिया का क्या है, साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसका डायरेक्शन का है। तो बेटा अगर 2D ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका पेपर है नोटबुक का, तो उसका एरिया वेक्टर आप बोलोगे सर दो दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है, तो ये दीवार है, एक परपेंडिकुलर इधर पॉसिबल है, एक परपेंडिकुलर पीछे, तो बोलोगे सर कौन सा वाला प्लस कौन सा वाला माइनस ले, तो मेरा आंसर होगा कोई भी ले लो बस, लेकिन बीच में क्वेश्चन में चेंज मत करना। जैसे क्वेश्चन तुमने इधर प्लस मान के शुरू किया, तुम्हारा लास्ट तक एकदम करो, अब ऐसा नहीं कि आधे रास्ते जाके उधर माइनस कर दिया, उधर नहीं, किसी भी तरफ प्लस ले लो पूरा क्वेश्चन करो। तो बोलोगे सर मेरा दोस्त अगर उधर माइनस प्लस ले ले तो कोई बात नहीं, उसका आंसर माइनस में आएगा, उसका आंसर उसके हिसाब से सही है और आपका आंसर आपके हिसाब से। तो अब मेरे पास चॉइस क्या थी बेटा, या तो एरिया वेक्टर उधर लेता या एरिया वेक्टर इधर लेता, क्योंकि ये ऐसे सर्कल बनेगा ऐसे यहाँ पे। तो मैंने कॉम्प्लिकेशन न करते हुए जिधर बी था, बी ऐसे जा रहा था, एरिया वेक्टर भी उधर ही मान लिया। अब मान लो बी ऐसे जाता तो मैं एरिया वेक्टर इधर, किस लिए, बस कॉम्प्लिकेशन ना हो, फालतू कॉस माइनस टी आपको याद न करना, इसके वजह से, और कोई उसका वो नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। एरिया अगर ऐसे, ये एरिया वेक्टर की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है ना। जहां डाउट हो पूछ लो, इससे डाउट क्लियर होगा। तुम्हें भी समझा कार्तिक जो मैं बता रहा था, हाँ बच्चों क्लियर ना, आप बताओ। ओके, म्यू नॉट इंटू, बच्चे याद रहना चाहिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। सुनो अब क्वेश्चन आएगा, क्या हुआ राज, कौन कौन सी चीज, अरे इधर सुनो, इधर जल्दी देखो बाद में बता देना, इधर देखो, इधर क्वेश्चन आएगा, एक रॉड इंसर्ट कर दिया, बोलेगा कि एक सॉफ्ट आयरन का रॉड अंदर डाल दिया इस सोलेनोइड के या इस कॉइल के, तो बताओ इसका इंडक्टेंस पे, ये सब पीवाई की, इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों जहां म्यू नॉट है ना, वहां म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर दो,
इसमें लिख लो इसी के अंदर, इफ मटेरियल इज इंसर्टेड, if material is inserted in the core, if material is inserted in the core, if material is inserted in the core, तो बच्चों म्यू नॉट को किससे रिप्लेस कर देना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर से। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किया है, बताओ एल की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब तुम्हें पिछले चैप्टर से लिंक हो गया है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि म्यू आर डाया का क्या होता है, पैरा का क्या होता है, फेरो का क्या होता है। तो डाया वाले का एक से कम होता है ना, तो मान लो म्यू आर की वैल्यू 0.5 है, तो अगर उस मटेरियल को डाल दोगे इंडक्टेंस आधा हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। लेकिन अगर तुमने फेरो डाल दिया इंडक्टेंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, एग्जाम मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसको सावधान समझो ना, एग्जामिनेशन से समझा ना। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये जितने फॉर्मूले बने एकदम आसान है, जहां एल दिख जाए वहां इसी के फॉर्मूले पे सोचना। फ्लक्स निकालना है एल आई से, ईएमएफ निकालना है एल डी आई बाई डी टी से, अब करंट निकालना हो तो आर कर देना, ई बाई आर कर देना, करंट निकालना तो ई बाई आर। कहां पे म्यू नॉट, रिप्लेस म्यू नॉट विथ म्यू नॉट म्यू आर, मतलब तीर बनाया मैंने ऐसे कि म्यू नॉट की जगह क्या कर देना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अरे कार्तिक तुम्हें समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब लिखो आखिरी टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, हिंदी में इसका बहुत खतरनाक है, म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ नहीं नहीं, इंडक्शन इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, इंडक्शन फेनोमेना है, और इंडक्टर डिवाइस है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इंडक्शन फेनोमेना है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, और इंडक्टर डिवाइस, ऐसे समझ, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्शन लिखो, इट इज द फेनोमेना ऑफ, it is a phenomena of induction of, it is a phenomena of induction of emf slash current, it is a phenomena of induction of emf slash current into the neighboring coil, into the neighboring coil, into the neighboring coil, induction of emf slash current into the neighboring coil, neighboring coil समझ रहे हो ना, पड़ोसी, neighboring coil due to a time varying current into the neighboring coil due to a into the neighboring coil, neighboring coil, neighboring coil due to a time varying current, due to a time varying current, due to a time varying current, due to a time varying current। ठीक है बच्चों, देखो इसका मोज, देखो इधर बच्चों, यहाँ दो कॉइल ले लेते, एक ही रॉड पे दो कॉइल डाल देंगे, ठीक है। एक कॉइल हो गया ये, और एक और कॉइल ले लें, ठीक है। कर नहीं, उसका लैग टाइम फ्लक्चुएशन इन्वर्टर का स्मूथ होता है, पता नहीं क्यों आज ज्यादा हो गया, नहीं तो जब वो स्विच होता था तो बोर्ड जाता कहाँ था। कोई बात नहीं, तुम लोग लिखे हो ना, क्या लिखे हो, डेफिनेशन लिखा ना, बस रुक जाओ, वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वापस वहीं आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आ गया।
ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहा था बच्चों, इधर ध्यान। म्यूचुअल इंडक्शन में एक रॉड है, इसी के ऊपर दो कॉइल दे देते हैं। एक ये कॉइल ले लो, एक और कॉइल ले लो। ठीक है बेटा, तो करंट मैंने चेंज किया इस वाले कॉइल में, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस वाले कॉइल। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो दूसरे के साथ लिंक करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा और दोनों के साथ लिंक। ठीक है, वो दोनों के साथ लिंक करेगा। जब वो दोनों के साथ लिंक करेगा बेटा, तो अगर मैं आई बदलता हूं तो ये बी बदलेगा कि नहीं? ये जो बी बदले ये बदलेगा। अगर ये बी बदलेगा तो इस ये कॉइल है, इसके थ्रू बी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब फैराडेज का लॉ कहता है कि इसके अंदर ईएमएफ आएगा, क्योंकि बी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। तो फैराडेज का लॉ कहता है कि इसके अंदर ईएमएफ आएगा। तो ये जो ईएमएफ आया, ये जो फिनोमेना है, इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक पड़ोसी के अंदर करंट आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है, और करंट चेंज। क्या इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन नहीं हो रहा है? होगा, इसके अंदर भी आएगा, लेकिन हम लोग स्टडी अभी बगल वाले की कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम म्यूचुअल इंडक्शन। खुद की करते तो सेल्फ इंडक्शन। समझा ना? बना लो इसको जल्दी से। अरे आगे करेंगे, घबराओ मत। ये लास्ट टॉपिक है ईएमआई का। हाँ, इसकी डेरिवेशन है फिर। इस चैप्टर के बाद एसी। रफ एंड में बना लो, जल्दी जल्दी बना लो, टाइम जल्दी 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 बनाओ। इसके बाद एसी स्टार्ट होगा। एसी के बाद ईएम वेव, ईएम वेव के बाद फिर ईएम वेव के बाद नेक्स्ट। क्या हुआ? बोलो उसको, क्या हुआ? बताओ बताओ। कार्तिक, समझ में आ रहा है कि नहीं? होने का बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। और जब लिख ले रहे हो तो ध्यान उसी पे लगाओ, इधर उधर मत सोचो, उसको पक्का कर लो, दिमाग में पक्का कर लो उसको। हाँ, ये आई चेंज हो रहा है बेटा, तभी तो आएगा। हाँ हाँ, बस बदलना चाहिए, ये काम होगा। तो बेटा जब ये बदलेगा तो बी बदलेगा। अब किसी भी तरह से बोलो, बस बदलना चाहिए। हो गया बच्चों? अब लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम लोग समझदार हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या लिखा जाएगा देख लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको एम से डिनोट कर लिखो। इट इज द फ्लक्स लिंक्ड, इट इज द फ्लक्स लिंक्ड। अरे, इट इज द फ्लक्स लिंक्ड, हाँ ठीक है। पर यूनिट, पर यूनिट, इट इज द फ्लक्स लिंक्ड पर यूनिट करेंट into the neighboring coil. It is a flux linked per unit current into the neighboring coil. It is a flux linked per unit current into the neighboring coil. अरे डेफिनेशन वही है बच्चों, फॉर्मूला भी वही है, लेटर बदला है बस। m इज इक्वल टू फाइव अपॉन, लेकिन ये फाइव किसका? दूसरे वाले का। जैसे पिछले वाले केस में तुम ऐसे नाम दे लो कि अगर मान लो ये वाला कॉयल, नाम कुछ अलग देते हैं, ये वाला कॉयल m था, ये वाला कॉयल n था। ए बी इसलिए नहीं दिया क्योंकि बी ऑलरेडी वहां पे है। एम था, कॉयल का नाम रख दिया एम और एन। तो बच्चों इसमें जो फ्लक्स आएगा वो किसके अंदर आएगा? एन के अंदर। और करंट जो होगा किसके अंदर होगा? एम। मतलब फ्लक्स लिखना है एन का,
करंट किसका होगा, एम का, तो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, तब तो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा ना। यहाँ करंट है एम का और फ्लक्स है एन का, बात समझ रहे हो नहीं, मतलब करंट अपना है और फ्लक्स पड़ोसी का है, वहां करंट भी अपना था फ्लक्स भी अपना था, अंतर बस यही है, बाकी बात वही है, सब कुछ वही है। यहाँ भी फॉर्मूला मतलब ये एन एम से कंफ्यूज मत हो जाना, वो ड्राइंग अपना ऊपर एन एम लिख लेना, ड्राइंग में लिख लेना ऊपर एन एम, तब तुम समझ पाओगे एम क्या है एन क्या है, और रट्टा मत मारना, मतलब समझ रहे हो ना, ये तो बस इसलिए कुछ भी रख सकते हो, कोई अगर एक्स वाई रख दे तो लिखेगा ऊपर 5, ठीक है बच्चों। इसकी भी यूनिट क्या होगी, हेनरी, यूनिट क्या होगी इसकी भी सेम, इसकी भी यूनिट हेनरी, ये भी एच से डिनोट किया जाएगा। बच्चों अगर आपको फ्लक्स इन द सेकेंडरी निकालना है, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल निकालना है या फ्लक्स इन एम निकालना है, तो क्या कर दोगे, अगर एम दिया होगा तो आई इंटू एम कर दोगे, बात तो वही है ना। ठीक है, सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं। अब लास्ट पार्ट, अच्छा ठीक है ना, इसको भी इंडक्टर ही कहेंगे, ठीक है ना, इंडक्शन जहां हो रहा है इंडक्टर ही कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टर सेल्फ इंडक्टर कह सकते हैं, लेकिन इसको भी इंडक्टर ही कहेंगे। ठीक है आगे चलें बच्चों, अब डिराइवेशन वाला पार्ट, ठीक है, लिखाओ, लिखो इसके अंदर, डिराइवेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू, इसमें एक वर्ड याद रखना, डिराइवेशन एक स्पेशल टाइप वाले का है, टू कोएक्सियल, टू कोएक्सियल कॉइल, derivation of self induction mutual induction inductance, इंडक्टेंस बच्चों, इंडक्टेंस, हाँ वहां क्या लिखा है, इंडक्शन लिखा है क्या, इंडक्टेंस करो बच्चों। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना रो एल बाई ए, कैपेसिटेंस का होता है ना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो पीछे जब सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन लिखा है ना, वहां इंडक्टेंस कर लो, यहां भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लो, ठीक है ना, ठीक है, ये चलो लिख, अब इधर देखो, यहां कोएक्सियल कॉइल का मतलब क्या है, एक कॉइल एक कॉइल ऐसे छोटा सा होगा, इसी के ऊपर एक और कॉइल जाएगी, समझ आ रहा है कि नहीं, ये दोनों कॉइल कोएक्सियल है, एक कॉइल के ऊपर एक और कॉइल, ये कोएक्सियल कॉइल है। तो बच्चों मैं येलो वाले को, जो छोटा वाला है उसको मैं 1 कह दे रहा हूं, और जो बड़ा वाला है उसको मैं 2 कह दे रहा हूं, जो येलो वाला है उसको मैं 2 कह दे रहा हूं, और जो व्हाइट वाला है उसको मैं 1 कह दे रहा हूं, छोटे वाले को 1 कह रहा हूं, बड़े वाले को 2 कह रहा हूं, ठीक है, छोटा वाला जो व्हाइट वाला है, बड़ा वाला जो उसको रेडियस, बड़ा रेडियस, ठीक है बच्चों। इसमें दो इंडक्टेंस निकलेगा, एक बार करंट देंगे 1 में, आई इन 1, ठीक है, और फ्लक्स निकालेंगे 2 में, आई इन 1, या पहले उल्टा कर लो, आई इन 2 कर लो, जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि पहले आसान वाला कराना चाहता, फिर कॉम्प्लिकेटेड वाला कराना, पहले आसान वाला, तो आई इन 2 और फ्लक्स इन 1, तो बच्चों अब इसको कहेंगे क्या, फ्लक्स किस में निकाल लो 1 में ना, और करंट किस में दे रहे हो 2 में ना, तो इस समय इसको कहेंगे M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, ये हमें निकालना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, 512 अपॉन 512 अपॉन I2, पहले बताओ इतना क्लियर है, 512 अपॉन I2,
बेटा फ्लक्स इन वन ड्यू टू टू डिवाइडेड बाई करेंट इन टू। अरे मनन क्या हुआ तुमको, कहाँ खो रहे हो, इधर आओ, आधर आधर आधर। हमेशा उल्टा होगा, या तो फ्लक्स वन में निकलेगा तो करंट टू में होगा, फ्लक्स टू में निकलेगा तो करंट वन का होगा। ऐसे बात, ये बात याद रखना। अभी M12 निकालना है, फिर M21 निकालना। मामला एकदम सिंपल है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, phi1 और लास्ट में I2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको थोड़ा ऐसे फील कर लो, अगर मैं ऐसे देखता हूं, ये व्हाइट वाला ऐसे मुझे दिखेगा, इसका रेडियस मान लो R1। इधर से देख रहा हूं साइड व्यू, येलो वाला मुझे ऐसे दिखेगा, इसका रेडियस मान लो R, ये इसका साइड व्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कंसेंट्रिक। कोएक्सियल का मतलब जिनका एक्सिस एक ही, उनको हम कोएक्सियल कह रहे हैं। तो बच्चों अब मुझे निकालना है फ्लक्स इन वन, यानी अंदर वाले फ्लक्स निकालना है, बाहर वाले में करंट जा रहा है। चलो निकालते हैं। तो 512 तो फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। तो बच्चों n मेरा, n मुझे किसका चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स मुझे किसका चाहिए, वन का कि टू का, नंबर ऑफ टर्न्स मुझे किसका चाहिए, वन का कि टू का, वन का। बेटा फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, वन का। करंट है टू का, तो फ्लक्स जब वन का निकालना है तो वन का सब चीज वन का यूज होगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड केवल टू बनाएगा, बाकी सब चीज वन का होगा। तो देखो नंबर ऑफ टर्न किसका होगा, वन का। बच्चों वन का नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, N1 इंटू एल। बच्चों समझते चलो, मत लिखो अभी, रुक जाओ, मत लिखो मत लिखो, समझने पूरा फोकस करो, मत लिखो, टाइम दे दूंगा, लिख लेना। टर्न किसका होगा, वन का। तो बेटा वन का टर्न कितना होगा, N1 इंटू, क्यों वन का ले रहा हूं, क्योंकि वन में निकाल रहा हूं टू की वजह से, N1 इंटू एल नंबर ऑफ टर्न होगा। ठीक, दूसरी बात, अब मुझे क्या चाहिए, बी। तो बी कौन बनाएगा, टू वाला, क्योंकि करंट किस में जा रहा है, टू में। तो इसके अंदर यहाँ पे ऐसे बी बनाएगा ना, या तो फील्ड यहाँ पूरे रीजन से बाहर निकल रही होगी, या तो इस फील्ड पूरे रीजन में अंदर जा रही होगी। फील करो, अरे यहाँ जैसे या तो बाहर निकल रही होगी या अंदर जा रही होगी। तो इस डायग्राम को यहाँ देखोगे तो या अंदर जा रही होगी या बाहर आ रही होगी, हो जा रहा है। तो फील्ड बना कौन रहा है, टू। अरे जिसके अंदर करंट रहेगा वही तो फील्ड बनाएगा ना। तो फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन किसका, एन का, टू का कि वन का, टू का। कंफ्यूज नहीं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, टू बना रहा है ना। बेटा अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो तो ऊपर वाले कॉइल की वजह से आ रहा है ना। तो ऊपर वाला अंदर मैग्नेटिक फील्ड बीच में कितना बना रहा है, तो ऊपर वाले का सब चीज यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ हाँ, सेकेंड पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2। बोलो लॉक करें, समझ में आ रहा है, देख लो समझ लो आराम से, घबराओ मत। चल रहा है ना, ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी होगा मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, चले आगे। म्यू नॉट हो गया, एन हो गया, बी हो गया, अब ए की बारी है। अब बताओ एरिया किसका जाएगा, सोच लो सोच लो सोच लो, फ्लक्स किस में निकाल रहे हो, फ्लक्स किस में निकाल रहे हो, वन में। तो एरिया भी तो वन का जाएगा। अरे R2 बड़ा है यार, इसका एरिया होगा πr1 स्क्वायर, उसका एरिया होगा πr2 स्क्वायर, अलग अलग नहीं है। अरे समझ लो टाइम ले लो, समझ लो, क्लियर हुआ बात को। बच्चों क्योंकि मैं फ्लक्स सेकंड में, फ्लक्स में निकाल रहा हूँ फर्स्ट में, तो मैं नंबर ऑफ टर्न किसका लिया, फर्स्ट में। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, टू बना रहा है, क्योंकि वन में तो करंट ही नहीं दिया मैंने, तो फ्लक्स तो टू बनाएगा ना, तो या फील्ड तो टू बनाएगा ना, तो टू का फॉर्मूला लिखा है। लेकिन अब एरिया मल्टीप्लाई करते, एरिया किसका होगा, वन का। सेटल है नहीं, सेटल न मैटर, एरिया वन का होगा। तो यहाँ एरिया कितना होगा, πr1 का। और बच्चों cos जीरो, सेम लॉजिक, लिख नहीं रहा हूं, लिख लो ऐसे,
cos 0 डिग्री, क्योंकि मैंने मान लिया कि एरिया वेक्टर भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। यहाँ से 512 आ जाएगा बच्चों आपका, 512 जो साथ साथ रख सकते हो रख लो, वॉल्यूम वाले को एक साथ कर देना, जो वॉल्यूम बनेगा तो म्यू नॉट n1 n2, जानबूझ के वॉल्यूम वाले को एक साथ रखना है भाई, I2 को सबसे लास्ट में रखना है क्योंकि उसी से तो डिवाइड करना है अपने। म्यू नॉट n1 n2, रुक जाओ बच्चा, पाई r1 स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई, देख लो ठीक चल रहा है ना, ठीक चल रहा है, ठीक। I2 से डिवाइड मार दो, I2 से डिवाइड मार दो, M12 आ गया। तो बच्चों M12 कितना है, M12 विल बी इक्वल टू 512 अपॉन I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n1 n2 इनटू वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, 1 2 नहीं समझ पाओगे इसलिए अंदर वाला लिख दे रहा हूं, इनसाइड, आई मतलब इनसाइड, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड ऑफ इनसाइड कॉइल। देखो टेक्निक समझो, मैं अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ जाएगा पूरा, कि किसमें करंट देना है किसमें फ्लक्स देना है, समझो इसको, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। डिराइवेशन मतलब तुम फिजिक्स सीखो, डिराइवेशन रटो मत, फिजिक्स को सीखो, क्यों क्यों है, क्यों ये है, क्यों यो है, सब क्यों लगाओ, सबका आंसर निकालो। बी है, देखो देखो वन मैं लिख सकता था, लेकिन वन की जगह क्या लिख रहा हूँ, आई, आई मतलब इन साइड वाले का वॉल्यूम ऑफ इनसाइड कॉइल, लिख लो वी आई का फुल, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड कॉइल, जिससे आपको हमेशा बेटा वन लिख दूंगा तो पता नहीं चल पाएगा ना कि वन अंदर था कि बाहर था, लेकिन इनसाइड लिख दूंगा तो पक्का पता चलेगा कि अंदर वाला वॉल्यूम लिखो, इसलिए इनसाइड लिख दिया वहां, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड कॉइल, इनसाइड कॉइल का वॉल्यूम, हो गया ना। ये क्या निकल गया, M1, अब किसकी बारी है, M2, कुछ नहीं, आसान है एकदम, घबराओ मत। अरे ये सब समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, लेकिन तुम दिमाग से चलोगे बहुत आसान होगा, ये मैं समझा रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा टाइम लग रहा है, बाकी एक बार समझ जाओगे तो तुम एक लाइन में लिख दोगे। अरे तुम्हें क्या करना है, सोचना है पहले कि मैं वन में निकाल रहा हूँ, अच्छा तो नंबर ऑफ टर्न वन का आएगा, अच्छा ठीक है, टू में करंट है, ठीक है तो बी टू का आएगा, फॉर्मूला पता है लिख दो, मैं वन में निकाल रहा हूँ तो वॉल्यूम वन का आएगा, लिख दो, जो आया वही आंसर, I2 आई हटा देना बस, वही अमाउंट टू हो जाएगा। ये तो समझ रहे हैं तो सब नंबर वंबर दे के कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कर दे। अब हम उल्टा गेम करेंगे, तो यहीं पे कर लूं, क्योंकि दोबारा बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे कर लूं, सामने पड़ा रहेगा। ट्राई करोगे, हाँ, अरे ड्राइंग यही रहेगा, क्या बोल रहे हो राज, सिलेक्ट नहीं होगा क्या, चलो कोई बात नहीं। इतना जगह मेरे लिए काफी है ऊपर, देखो इधर ध्यान से, और मैंने नीचे कर दिया कि बाद में मिला सको, इसलिए मैंने स्लाइड कैंसिल नहीं कर दिया, नीचे कर दिया ताकि बाद में हम मिला सके, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, M21, तो बच्चों बताओ करंट किसमें दूं, करंट किसमें दूं, वन में, तो करंट इन कॉइल वन, अरे कार्तिक तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, फ्लक्स किसमें निकालूं, टू में, तो यहां M21 कितना निकलेगा, 521 अपॉन आई, फ्लक्स इन टू ड्यू टू वन डिवाइडेड बाई करेंट इन वन, याद रखना जिसमें फ्लक्स निकलेगा उसके अपोजिट वाले में करंट जाएगा, हाँ बेटा एक बार वो ले लिया, आप एक बार, जैसे क्या क्वेश्चन आएगा कि डिराइव द फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो डिराइवेशन तो हो गया पीछे, आप बोलेगा कि प्रूव दैट M12 इक्वल टू M21, अभी देखना दोनों बराबर आएंगे, तो प्रूफ करने को बोलेगा कि M12 M21 के इक्वल होता है, प्रूफ करो, तो आप प्रूफ वाला पार्ट के लिए कर रहे हैं, हालांकि तुम्हें लग रहा होगा कैसे बराबर आएगा, लेकिन अभी देख लो,
लेकिन लॉजिक से चलो, ठीक है तुम सही समझ रहे हो, लेकिन क्रोनोलॉजी से नहीं, लॉजिक से। लॉजिक से चलो, लॉजिक से। हाँ अभी तो बता रहा हूँ। आओ चलो बच्चों, चलो शुरू किया जाए। मुझे क्या लिखना है, 5 to 1। अरे बताते चलो मुझे, लिखो मत, बताओ मुझे। बोलो उत्सव, क्या लिखूं? N1 into L कि N2 into L? N2 into L। फिर बताओ मुझे बी लिखना है अब की बार। तो म्यू नॉट N1 I1 लिखूं कि म्यू नॉट N2 I लिखूं? N1 I, क्योंकि करंट किस में जा रहा है, I1। अब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बस यही रुक जाओ, रुक जाओ यहाँ, यहीं पे ट्विस्ट है, यही समझना है बस। अभी भी एरिया 1 का ही लिया जाएगा। अब सुनो ध्यान से, यही ट्विस्ट है। और इसीलिए मैंने जब पहली बार वो लिखा था ना, मैंने बदल दिया, क्योंकि मैं ट्विस्ट वाली बात बाद में बताना चाहता, क्योंकि जो बच्चों को ऑब्वियस लगता है वो होता नहीं। सुनो ध्यान से, आप एकदम सही सोच रहे हो कि यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर होना चाहिए, एकदम 100% आप सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, यही एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बेटा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि सोलेनॉइड के ठीक बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। जैसे अगर एक सोलेनॉइड इस तरह से बना हुआ है, तो इसके ठीक ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, होता ही नहीं। हाँ इसके बहुत ऊपर जाके होता है, मतलब ऐसे नीचे यहां होगा, लेकिन ठीक ऊपर नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी होता है यार, जिसको नहीं पता है वो जान ले। इस सोलेनॉइड के ठीक ऊपर या नीचे, चारों तरफ, मैं ऊपर नीचे कह रहा हूँ 2D में, 3D में समझोगे तो चारों तरफ, क्योंकि ठीक सोलेनॉइड के बाहर चारों तरफ आपका क्या होगा, चारों तरफ आपका प्लग, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। पक्का समझ में आ रहा है? अब सुनो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान दे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो इस वाले एरिया में जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ठीक ऊपर है। तो अभी भी रुको 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 रुको, मुझे वो वाला एरिया लेना है जिससे फ्लक्स जा रहा है। मतलब ऐसा समझो कि पानी का पाइप लगाया है, और पाइप केवल R1 रेडियस का है, तो भले उसके ऊपर तुम सिलेंडर बड़ा सा रख दो, पानी तो R1 से ही जाएगा। भले तुम सिलेंडर R2 का रख दो, R2 को और बढ़ा लो, लेकिन पानी का जो पाइप है उसी में से तो पानी जाएगा, बाहर अंदर तो जाएगा नहीं। तो बाहर अंदर वाला जगह खाली रहा ना, तो उससे तो मैग्नेटिक फील्ड गया ही नहीं, तो उसमें तो फ्लक्स बना ही नहीं। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, बस। अगर तुम्हें लॉजिक क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो याद रखना, यहाँ भी एरिया नीचे वाले का ही जाए, ठीक है ना? तो यहाँ भी एरिया क्या होगा बच्चों, पाई R1 का स्क्वायर ही क्या था। उसमें यहाँ चीज बदल, यहाँ N1L था, यहाँ N2L। कर लो जो करना है, कर लो कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर समझ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कोई जल्दी नहीं मेरे को, मेरा सिलेबस ठीक चल रहा है, कोई जल्दी नहीं मेरे को, बस तुम देख लो, समझ लो अच्छे से। लॉजिक वहां समझना है बस। बच्चों बस निकाल लो अब। 5 to 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू, क्या करूं, हाँ, पाई R1 का स्क्वायर इंटू L इंटू I1। बच्चों I1 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, M21 निकाला ना, M21 इज इक्वल्स टू पाई टू वन बाई I1, और दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू V1। VI कर लो, बिल्कुल भी। बच्चों हेंस इट इज प्रूव्ड दैट M1 इज इक्वल्स टू M2, M12 इज इक्वल्स टू M2। अरे उसका लॉजिक लिख लेना तुम लोग, कि यहाँ एरिया ऐसे बगल में कुछ लॉजिक लिख लेना, बिकॉज ऐसे ड्राइंग बना लेना, फिर से ये ड्राइंग बना लेना, लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख लो, B इक्वल टू 0। इस पूरे रीजन में बी क्या है, इस रीजन को ऐसे कुछ कर देना, ये येलो येलो चाहे कुछ कर देना यार, रेड वेड कुछ टाइप का, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि रेड वाले रीजन में बी क्या है। ये पूरे रेड वाले रीजन में बी क्या है, 0। ये पूरे रेड वाले रीजन में बी 0 है।
ठीक है ना, इस वजह से नीचे वाला एरिया लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? कितना टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? चल रहा है, लिख लो लिख लो। क्या हो, अगर मजा आ जाएगा तुम्हें डिराइवेशन आ जाए। समझ आ रहा है ना? इसके न्यूमेरिकल करा जाए। आज नहीं, मतलब कर लेना तुम लोग। ये भेज दिया है कि नहीं? पीडीएफ भेज दिया है ना? अब बस एक छोटा सा बात बता, चलो छोड़ो, टॉपिक नहीं, क्वेश्चन था नेक्स्ट लेसन का। लेकिन क्वेश्चन एमटीजी भेजा है कि नहीं भेजा इसका ग्रुप? नहीं भेजा एमटीजी? अच्छा मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा एमटीजी। एमटीजी भेज दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है इसका। अगर भेज दिया होगा तो सॉल्व करना, नहीं भेजा होगा तो मैं क्लास के बाद अभी भेज दूंगा। चलो बस हमारा ईएमआई खत्म हो गया। अब हम लोग एसी पढ़ेंगे, एसी के बाद ईएम वेव पढ़ेंगे। इस मैं उम्मीद करता हूँ हाफ ईयरली में एसी तक ही आ रहा होगा सबका, आपका ज्यादा आ रहा होगा। आपका कितना है, 1 अक्टूबर को है? अच्छा एग्जाम कब है? हाँ तब कर लेंगे, आराम से कर लूंगा। सुनो तो एक बात मैं ये चाहता था कि जैसे एसी में शुरू कर दूं और रिवीजन शुरू कर दूं। हाँ जो चैप्टर हो रखे हैं, ठीक है ना, जिससे उत्सव का भी हो जाएगा, जिन बच्चों का छोटा है उनका भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, ठीक रहेगा। तो बताओ तुम लोग, ऐसा करें 3 क्लास हमारी होती है, क्लास थोड़ा लंबा लंबा रखेंगे। तो 2 क्लास में एसी पढ़ लेते हैं, एक क्लास में रिवीजन और डाउट कर, मतलब एक चैप्टर का एमटीजी सॉल्व कर लेते हैं, उसका डाउट। देखो रिवीजन का टेक्निक क्या होता है, नोटबुक जल्दी जल्दी पढ़ लो और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन डिस्कस करो, इससे सीखने में फिजिक्स आ जाएगी। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, एकदम पूरा टाइम देके रिवीजन मत करो, जल्दी जल्दी कर लो। क्वेश्चन अगर मान लो तुमसे कोई पॉइंट छूट गया होगा तो क्वेश्चन तुम्हें एक्सपोज कर देगा, और फिर तुम उस जगह जा, आप क्वेश्चन जैसे फंस गया तो फिर वहां जाके अपने नोटबुक में चेक करो। तो इस तरह से जब पढ़ोगे ना तुमको बहुत जल्दी फिजिक्स आएगी। एक बार जल्दी रिवाइज कर लो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन फंस जाए वो टॉपिक को फिर से देखो अपनी नोटबुक, एकदम पक्का क्लियर हो जाएगा। समझ लो ना? तो अब हम लोग जैसे मेरा ये 1 क्लास रिवीजन कर दो, 2 क्लास आगे कर। अब एसी खत्म होके जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग 2 क्लास रिवीजन कर देंगे और 1 क्लास हम लोग आगे कर। हाँ फर्स्ट वीक में ईएम वेव, ईएम वेव तक आ रहा है ना, एसी करते रहेंगे, ईएम वेव छोटा सा टॉपिक है, वो तो ईएम वेव एक दिन में करा दूंगा। हाँ 25 को है ना, बहुत ईएम वेव करा। सुनो तो अब एक दिन कौन सा वाले दिन रखा जाए रिवीजन? रिवीजन कौन से, सैटरडे वाली क्लास रिवीजन रखी जाए। हाँ टेस्ट के बाद रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग रिवीजन पहले 3rd चैप्टर का करेंगे, करंट का। ठीक है ना? करंट एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, 1 और 2 कनेक्टेड चैप्टर है। तो पहले करंट का कर लो, करंट का एमटीजी सॉल्व कर लो जिसका पेंडिंग है, ठीक है ना, और करंट का रिवीजन करेंगे। बेटा आप लोग एक बार, आपने उत्सव एक बार नोट्स ले लेना, और नोट्स लेके एक बार, क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा ना, रिवीजन करोगे तो लिखने में टाइम वेस्ट। आप फोटो लेके सबसे अच्छा फोटो स्टेट करा ले, वो सबसे बेस्ट है। नोटबुक लेके फोटो स्टेट करा ले। हाँ टेस्ट बताइए बेटा, टेस्ट सैटरडे का दे देंगे। टेस्ट नहीं दे रहे बहुत दिन से तुम लोग 12th वाले, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कर दो, तो टेस्ट चल रहा है क्या? चल रहा है एग्जाम? हाँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अरे इसी बहाने रिवीजन कर लोगे 2-4 बार।